हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 16 अगस्त और 17 अगस्त 2020 के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दें, और जो नए व्यूअर चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियो चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट जीएसटी से प्रोत्साहन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? स्टेट जीएसटी से प्रोत्साहन देने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात ने अभी नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की। इस नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के नियत से गुजरात सरकार ने प्रतिवर्ष आगे आने वाले 5 वर्षों तक के लिए प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। अगले 5 वर्षों में उद्योग को सब्सिडी के रूप में अगर एक वर्ष में 8,000 दे रहे हैं तो कुल 40,000 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा इस नई औद्योगिक नीति के अनुसार। यह नई औद्योगिक नीति आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन प्रदान करेगी। इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला स्टेट जीएसटी में छूट प्रदान करना भी इसमें शामिल है। जो नई औद्योगिक नीति है, राज्य सरकार अभी क्या है, कोविड-19 की वजह से, जो कोविड-19 सिचुएशन है उस वजह से सारे उद्योग धंधे मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हीं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अलग अलग राज्य सरकारें अपने तरीके से उनको प्रोत्साहित कर रही हैं। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा करने के बाद गुजरात ने उस नई औद्योगिक नीति में अगले आने वाले 5 सालों तक के लिए स्टेट जीएसटी में छूट प्रदान करने की घोषणा की है। यह छूट सब्सिडी के तौर पर प्रदान किया जाएगा या फिर उनको स्टेट जीएसटी में डायरेक्ट छूट प्रदान की जाएगी। सब्सिडी के तौर पे कैसे? गवर्नमेंट आपसे अपना टैक्स ले लेगी, लेकिन फिर आपको सब्सिडी के तौर पे वो टैक्स वापस कर देगी आपके अकाउंट में, या फिर डायरेक्ट टैक्स में छूट दे देगी कि अब आपको इतने टैक्स जो स्टेट का जीएसटी है कम देना है। इसीलिए ये जो सारे नए उद्योग के नियम हैं, नए औद्योगिक नीति है गुजरात की, ये सब नए उद्योग धंधों को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है गुजरात सरकार द्वारा। देखिए, अब यहाँ पे एक वित्त आयोग को भी मैं आपको बता दूँ। हमारा वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन होता है। अभी भारत में 15वां वित्त आयोग इस समय प्रेजेंट टाइम में लागू किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं NK सिंह। वित्त आयोग का क्या कार्य होता है? वित्त आयोग का ये काम होता है कि जो टैक्स होता है, टैक्स का बंटवारा करना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य। यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात आई तो ये ध्यान में आ गया कि मुझे वित्त आयोग का यही काम होता है कि किसी, देखिए, टैक्स तो सारे के सारे राज्य सरकार द्वारा ही वसूले जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई हर राज्य में ही रहता है, किसी न किसी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति रहता है। अब उस टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है। कितना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, कितना हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का होगा, ये सब डिसाइड करती है फाइनेंस कमीशन। हमारा जो 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की नीति को मंजूरी दे दी है? 50% सीट को आरक्षित करने की मंजूरी दी है मेघालय राज्य ने। मेघालय राज्य की जो कैबिनेट है उसने मेघालय में ग्रामीण सामुदायिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित करने की नीति को मंजूरी दे दी है। इसका प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है, साथ ही साथ महिलाओं को भी बराबर का भागीदार बनाना है। किसी भी कार्य में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसीलिए 50% सीटों को आरक्षित कर दिया है मेघालय सरकार ने। इसका उद्देश्य प्रमुख यही है कि पूरी तरीके से ये भागीदारी निभाएं, एक्टिव भागीदार रहें हर काम में, और जेंडर इक्वलिटी भी मेघालय में आए, इसीलिए ये कार्य किया गया है। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम कोंगराट संगमा है, और गवर्नर राज्यपाल वहाँ के तथागत राय हैं, और मेघालय की कैपिटल शिलांग है।
अभी हाल ही में मेघालय को जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा 175 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। एक क्वेश्चन और गुजरात पे अभी मुझे ध्यान में आ रहा है। देखिए, गुजरात में एक गिफ्ट सिटी बनी हुई है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये गुजरात के गांधीनगर में बनी हुई है। इसका क्या काम है? कोई इंटरनेशनल फाइनेंस से रिलेटेड सारे मैटर, जैसे कोई यहाँ का व्यापारी वहाँ पे मतलब विदेशों में व्यापार करना चाहता है तो उसको सहायता कौन प्रदान करेगा? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यहाँ का कोई व्यक्ति विदेशों के शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है, उसको कौन सहायता प्रदान करेगा, कौन हेल्प करेगा? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। फॉरेन का कोई इंसान इंडिया में व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसकी हेल्प कौन करेगा? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। फॉरेन का कोई व्यक्ति इंडिया के शेयर मार्केट में पैसे को लगाना चाहता है तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी उसकी हेल्प करेगा। ये कहाँ पे है? ये गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। और इसको गवर्न कौन करेगा? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। जैसे बैंकों को गवर्न कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से इसको गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को गवर्न करेगा इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। ये भी गुजरात में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBBI ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया विनिमय 2017 में हाल ही में संशोधन किया है। IBBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IBBI का मुख्यालय जाने उससे पहले ये जान लेते हैं हम कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या चीज़ है। देखो, पहले इसमें एक एक वर्ड को अलग करते हैं। इंसॉल्वेंसी क्या? कोई इंसान है जिसने बैंक से लोन लिया, लेकिन वो जो लोन लिया उसको पे करने में असमर्थ है। यानी उसने बिजनेस के लिए लोन लिया, उसका बिजनेस डूब गया, अब वो उस लोन को पे करने में असमर्थ हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंसी बोलेंगे। लेकिन अगर इसी व्यक्ति को एक लीगल प्रोसेस द्वारा ये बता दिया जाए कि हाँ, ये वाकई में अब लोन पे करने में असमर्थ है, उसको लीगल स्टेटस उस इंसान को मिल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? बैंकक्रप्ट बोल देंगे कि अब ये पूरी तरीके से लीगल स्टेटस इसको मिल गया है कि ये व्यक्ति लोन को चुका नहीं सकता है। अब क्या है, इससे क्या होगा? बैंकों के ऊपर जो है काफ़ी सारे लोन दिए हैं, अगर उनके लोन की वापसी समुचित EMI में नहीं की गई तो बैंक घाटे में जाएंगे। इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया कि आप तरीके सुझाव कि कैसे ऐसे लोगों से लोन वापस लिया जाए जो लोन को नहीं चुका पा रहे हैं या लोन चुकाने में सक्षम नहीं हैं। देखो, लोन देते समय बैंक कोई ना कोई चीज़ अपने पास गिरवी के तौर पे रखता है। जैसे आप लोन लेने जाओगे तो आपके लैंड का पेपर, आपकी ज़मीन का पेपर, या फिर आपके बिजनेस का कोई ना कोई चीज़ बैंक गिरवी रखता है, या फिर कोई ऐसा गारंटर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपके लोन की गारंटी ले। इस तरीके से कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखता है। तो इसी सब मतलब कि कैसे लोन को वापस लिया जाए ऐसे कस्टमरों से जो लोन को चुका नहीं रहे हैं, उसी के लिए सुझाव देना है, तरीका बताना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को। इसको इस्टेब्लिश इसीलिए किया गया था कि रिकवरी को इन्हेंस करने के तरीके सुझाने के लिए। इसका उद्देश्य प्रमुख था NPA को कम करना। अब क्या है कि देखो कैसे ये तरीके सुझा सकते हो। अभी लैंड को किसी ने ज़मीन को गिरवी रख के बैंक से लोन लिया, वो लोन चुकाने में असमर्थ है। अब बैंक क्या कर रहा है कि उसकी ज़मीन को बेच के अपने पैसे को वापस लेना चाह रहा है, लेकिन उस दौरान कई सारे अड़चनें आती हैं। आज की डेट में वो ज़मीन को बेचता बैंक तो उसे उसके लोन की पूरी भरपाई बाई चांस किसी ने 40 लाख लोन लिया, ज़मीन की प्रॉपर्टी की कीमत 40 लाख से ऊपर थी, बैंक उसको आज की डेट में बेचता तो वो तुरंत 40 लाख की रिकवरी कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, रोड बनी और उसकी ज़मीन के बगल से जो रोड बनी उस पर फ्लाईओवर बन गया, तो उस ज़मीन की वैल्यू क्या हो गई, अपने आप ही कम हो गई। फ्लाईओवर बनने से ज़मीन की वैल्यू कम हो गई क्योंकि वो रोड से डायरेक्ट टच में वो ज़मीन नहीं रह गई। अब उसकी वैल्यू कम हो गई तो उसकी वैल्यू 40 लाख से घट के 30 लाख 20 लाख आ गई। अब अगर बैंक थोड़े दिन बाद रिकवरी करता है, फिर उस ज़मीन को बेच के अपने लोन की रिकवरी करना चाहता है तो उसे टोटल पैसे नहीं मिलेंगे,
तो यही सब चीज़ों को सुझाना है कि आप जल्द से जल्द कोई प्रॉपर्टी है अगर आपको रिकवरी करनी है तो उसे तुरंत बेचो। इसी तरीके के सुझाव देता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और इसके चेयरपर्सन MS साहू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम मंदिर को किस वास्तुकला शैली में बनाया जाएगा? देखो, मंदिरों को बनाने की भारत में जो शैली है वो बेसिकली 2 तरह की है, और लेकिन हम पढ़ते 3 तरह की हैं। बेसिकली ये हैं 2 ही तरह की। जो तीसरी तरह की शैली है ये इन दोनों का मिक्स शैली है। एक नागर शैली है। नागर शैली का जो मंदिर बनता है ये हम उत्तर भारत में इसको देख सकते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में बनते हैं, और नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्स जो शैली है उसको हम बोलते हैं बेसर शैली। बेसर शैली के मंदिर बनते हैं मध्य भारत में। क्या फ़र्क होता है? देखो, कुछ फ़र्क जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, वो नागर शैली में क्या होता है कि जो नागर शैली, इसमें पानी का स्रोत मंदिर के भीतर नहीं होता है, पानी का स्रोत मंदिर के बाहर होता है। जैसे क्या है कि मंदिर के बाहर है, आपको हाथ पैर धुल के शुद्ध करके मंदिर में जाओ। लेकिन दक्षिण में जो द्रविड़ शैली का मंदिर होता है उसमें पानी का स्रोत मंदिर के भीतर ही होता है। अभी जो लोग रामेश्वरम गए होंगे उन लोगों को आइडिया होगा कि कई जगहों पे नहलाते हुए फिर जाके रामेश्वरम में जो शिवलिंग है उसका दर्शन कराया जाता है। तो पानी का स्रोत मंदिर के अंदर ही होता है। और जो द्रविड़ शैली होती है इसमें भगवान की मूर्ति और फोटो कई बार मंदिर के बाहर लग जाती है। आप देखोगे कि इसमें कई सारे छोटे छोटे मूर्तियां मंदिर के ऊपर बनी होती हैं। अभी आप मीनाक्षी टेम्पल डाल के इसका चेक करोगे गूगल पे इमेज पे जाके, तो आप देखोगे कि यहाँ के जो मंदिर होते हैं उस पर मंदिर के ऊपर छोटे छोटे कई सारी मूर्तियाँ बनी होती हैं। मंदिर के गुंबद तक पूरा ये बना होता है। जबकि जो नागर शैली है उत्तर भारत का, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। यही कुछ खास अंतर होते हैं। तो जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बनेगा ये बनेगा नागर स्टाइल का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी। ये राम मंदिर जो बनेगा इसमें कुल 5 गुंबद होंगे, और जो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसकी डिज़ाइन को तैयार किया है इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। मुख्य आर्किटेक्ट, जो मेन आर्किटेक्ट हैं राम मंदिर के, जिन्होंने पूरी तरीके से इसकी डिज़ाइन को तैयार किया है, इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। और इनकी मदद की है इन्हीं के 2 पुत्रों ने। इनके पुत्र हैं निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। इन दोनों लोगों ने मिलकर चंद्रकांत सोमपुरा की हेल्प की राम मंदिर का पूरा आर्किटेक्ट बनाने में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नागर स्टाइल में बनेगी राम मंदिर, और चंद्रकांत सोमपुरा इसके आर्किटेक्ट हैं। इनकी हेल्प कर रहे हैं निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। कुल 5 गुंबद इसमें होंगे। ये पूरी तरीके से मंदिर जो बनेगा ये भूकंपरोधी बनेगा। साथ ही साथ इसको ऐसा बनाया जाएगा कि इस जो मंदिर का शैडो है वो ज़मीन पे नहीं पड़े। मंदिर का शैडो ज़मीन पे नहीं पड़े, ऐसा ये मंदिर बनाया जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। इसमें गरीबों को 8 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का दावा कर रही है राजस्थान सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। दीदी किचन योजना शुरू की गई है झारखंड सरकार द्वारा। दीनदयाल रसोई योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। प्रभु रसोई योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये सारी योजनाएं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब हैं उनके लिए शुरू की गई है। अलग अलग राज्यों में इनका नाम अलग अलग है। राजस्थान में क्या नाम है? इंदिरा रसोई योजना, दीदी किचन योजना झारखंड, दीनदयाल रसोई योजना मध्य प्रदेश, प्रभु रसोई योजना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवी के दिशा निर्देशिका 2015 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार क्लियरिंग निगम के लिए शेयरधारिता सीमा कम से कम कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? देखो, इसको पहले डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का।
जो सीमा होनी चाहिए ये कम से कम 51% होनी चाहिए शेयरधारिता की सीमा। अब समझते हैं हम पूरे क्वेश्चन को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। पूरा क्वेश्चन ये है कि सेबी क्या करता है, आरबीआई गवर्न करता है बैंकों को, सेबी गवर्न करता है शेयर मार्केट को। अब क्या है कि शेयर मार्केट में हम डायरेक्ट पैसे को शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें जो एथराइज्ड ब्रोकर होते हैं उनके थ्रू शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं। तो शेयर मार्केट में हमारा जो पैसा लगता है उसमें एक हेल्प करने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है। अब ये रूल आ गया है नया जो बनाया गया रूल सेबी के द्वारा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन की कम से कम शेयरधारिता सीमा कम से कम 51% होनी चाहिए। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पैसे को शेयर मार्केट में लगाने के लिए हेल्प करने वाला एक कॉरपोरेशन है जिसका नाम है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। अब क्या है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन खुद एक कंपनी है ना, तो ये ऐसा रूल बनाया सेबी ने कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन वही हेल्प करेगा कस्टमर का शेयर मार्केट में पैसा लगाने में जिसके पास खुद की मिनिमम। अब क्या है कि मेरी कंपनी है, मैं अपने कंपनी का शेयर निकाल रहा हूँ कि हमारी कंपनी का शेयर खरीदो। अब हम अपने कंपनी का शेयर अगर 51% से ज़्यादा बेच देते हैं तो वो कंपनी दरअसल हमारी रही नहीं जाती, वो अलग अलग लोगों के पास है। वो ठीक है कि सबसे ज़्यादा शेयर मेरा है, 48% शेयर मेरा है, लेकिन 52% शेयर अलग अलग लोगों के पास है, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन अब ये रूल आ गया है कि मिनिमम 51% शेयर उस क्लियरिंग निगम को रखना होगा अपने पास, खुद के पास, जो कि क्लियरिंग निगम का काम करना चाहती है शेयर मार्केट में। इससे क्या होगा कि देखिए अगर 51% शेयर किसी के पास है तो ऐसा गवर्नमेंट का रूल है कि वही उस कंपनी का मालिक होता है जिसके पास 51% शेयर है। अब मेरे पास है तो कंपनी का सबसे ज़्यादा शेयर 47%, 48%, लेकिन फिर भी 52% शेयर तो अलग अलग लोगों के पास मिला के बाहर ही है। तो इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया कि एक कंपनी का जो ओनर है वो फिक्स रहे। 51% शेयर होने पे कंपनी का ओनर फिक्स है। अगर फिर कुछ गड़बड़ी करता है कंपनी तो उसकी वसूली सेबी अपने नियम कानून से उस कंपनी से कर सकती है, क्योंकि 51% शेयर मीन्स कि आप ओनर हो क्लियरिंग निगम के। इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया सेबी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान सहयोग और वितरण सूचना के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले संस्थान का क्या नाम है? CSIR वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अनुसार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मदद करेगा रिसर्च में, साथ ही साथ जो फूड आइटम हैं उनके वितरण में, उनको कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाए कि वो फ्रेश, ताज़ा, न्यूट्रिटिव तरीके से लोगों के पास पहुंच सकें। इसमें हेल्प करेगा फसाई की कौन? देखिए फसाई क्या है, ये रूल एंड रेगुलेशन बनाता है सारे के सारे फूड आइटम के लिए कि फूड आइटम को आपको पैक कैसे करना है, कौन सा फूड आइटम कितने दिन के भीतर एक्सपायरी बना देंगे। तो ये सब जो फसाई जो स्टैंडर्ड मानक बनाता है वो ऐसे ही नहीं बना देते। उसके लिए फसाई कुछ ना कुछ रिसर्च करता है कि जैसे आलू का चिप्स है, उसमें देखे होंगे हम पैकेट लेते हैं तो वो पैकेट के अंदर एक गैस भरी होती है नाइट्रोजन। क्यों नाइट्रोजन गैस इस वजह से भरते हैं कि ताकि वो फ्रेश बना रहे और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बनी रहे। इसी वजह से जो चिप्स होता है वो फूला हुआ होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब क्या है कि अगर नाइट्रोजन गैस बिना भेज रहे हो आप तो ये फसाई के मानक के विरुद्ध हो जाएगा और कभी भी फसाई को ये चीज़ें पता चलने पे आपकी कंपनी पर रोक लगा सकता है। तो इसी वजह से अब फसाई अपने अनुसंधान और वितरण सूचना के लिए जो नियम कानून बनाए जाएंगे उसके लिए मदद ले रहा है CSIR का। CSIR जो है ये किसके अधीन, फसाई किसके अधीन कार्य करता है? फसाई काम करता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रीता तेवतिया इसकी चेयरपर्सन है, जबकि CSIR है ये दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर। शेखर सी मांडे इसके चेयरपर्सन हैं
और ये जो किया जा रहा है इससे ये फ़ायदा होगा कि किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, साथ ही साथ जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही फसाई अनुसंधान सहयोग और वितरण सूचना के लिए CSIR के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फसाई ने एक अपना चैटबॉट भी लॉन्च किया है जिसका नाम फूड पांडा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन, अभी जो लोग लगातार मुझसे पढ़ रहे होंगे वो ये जानते होंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। अब जब ये योजना ही उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की है तो फिर फ्लिपकार्ट किसके साथ समझौता करेगा? उत्तर प्रदेश के साथ समझौता करेगा। इस योजना के तहत जो यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के एक एक प्रोडक्ट को गवर्नमेंट पूरा इंडिया लेवल पे फेमस करना चाहती है, वर्ल्ड लेवल पे फेमस करना चाहती है, ताकि लोग उस डिस्ट्रिक्ट के उस प्रोडक्ट के ज़रिए अपनी अर्निंग कर सकें। इसी योजना के तहत अब फ्लिपकार्ट ये जैसे जो एक डिस्ट्रिक्ट का जो एकदम फेमस प्रोडक्ट होगा उसको खरीद फरोख्त करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की जिम्मा फ्लिपकार्ट को दिया गया है। इस प्रोडक्ट में शिल्पकारों, कारीगरों, बुनकरों सभी के प्रोडक्ट को सम्मिलित किया गया है। कुछ मैं जो इम्पॉर्टेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लोगे। देखो, हमारे CM गोरखपुर से बिलोंग करते हैं तो फिर गोरखपुर का टेराकोटा यानी मिट्टी से बने बर्तन और खिलौने, वहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गोरखपुर का क्या है? ये टेराकोटा है। लखनऊ का क्या है? लखनऊ का चिकनकारी है। चिकन एक खाने वाला होता है, एक पहनने वाला होता है, तो जो लखनऊ का चिकनकारी है ये पहनने वाला है। साथ ही साथ जारदोजी एक चीज़ बोलते हैं, देखो सितारे जड़े होते हैं कई बार कपड़ों पे, इसको जारदोजी बोलते हैं। तो चिकनकारी और जारदोजी ये लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। वाराणसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारे जो संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वाराणसी का सिल्क वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना गया है। अयोध्या का जगरी मीन्स की गुड़, अयोध्या के गुड़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना गया है। चित्रकूट का लकड़ी का खिलौना वुडन टॉय को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना गया है। कन्नौज के परफ्यूम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना गया है। और मेरठ के स्पोर्ट प्रोडक्ट को, खेल कूद सामग्री को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना गया है। फ्लिपकार्ट ने अभी पिछले महीने मई के महीने में जर्दालू मैंगो जो कि भागलपुर का है, बिहार भागलपुर का है, जिसे GI टैग मिला है। साथ ही साथ शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर का है, जिसे GI टैग मिला हुआ है। इन दोनों को पूरे इंडिया में पहुंचाने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने भी फ्लिपकार्ट के साथ ही समझौता किया था। लॉकडाउन के दौरान क्या था कि एक प्रोडक्ट दूसरे, सारे ट्रांसपोर्ट बंद थे, तो इस वजह से एक प्रोडक्ट दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो बिहार गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया जर्दालू मैंगो और शाही लीची के लिए। जर्दालू मैंगो और शाही लीची दोनों, जर्दालू मैंगो भागलपुर बिहार का है, इसे GI टैग मिला है। शाही लीची मुजफ्फरपुर बिहार का है, इसे भी GI टैग मिला है। इन दोनों को पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए भी फ्लिपकार्ट से ही समझौता किया था बिहार गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए किस IIT के शोधकर्ताओं ने गांधीवादी यूथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 जीता है? गीले कपड़े से बिजली पैदा करने के लिए शोधकर्ताओं ने जिस IIT के शोधकर्ताओं ने गांधीवादी यूथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड जीता है, ये है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, प्रोफेसर पार्थ साहा, डॉक्टर आदित्य बंदोपाध्याय, इन तीनों को मिला है गांधीवादी यूथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020। इन तीनों ने गीले वस्त्र से विद्युत उत्पादन का विकास करने के लिए काफ़ी आगे तक इन लोगों ने काम कर दिया है। गीले वस्त्र से ये विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और ऐसी आशा की जा रही है कि आगे आने वाले समय में इनका ये जो रिसर्च है ये विद्युत उत्पादन में काफ़ी मददगार होगा। और ये गांधीवादी यूथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड सृष्टि फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। IIT खड़गपुर
उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संगठन 10 वैश्विक संगठनों में से एक है जिसने अपने ईट राइट इंडिया आंदोलन के लिए फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? देखो, सबसे पहले जान लेते हैं फूड सिस्टम विजन 2050। ये पुरस्कार दिया जा रहा है रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क द्वारा, और ये अलग अलग मतलब इनका एक विज़न है कि 2050 तक पूरे वर्ल्ड में किसी के पास फूड की कमी ना हो। उसके लिए अलग अलग विज़न पे जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क द्वारा फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार दिया जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में 10 संगठनों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत में ये पुरस्कार दिया गया फसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नंदी फाउंडेशन के साथ मिलकर फूड ईट इंडिया राइट आंदोलन चला रही है, जिसमें ये लोगों को सही तरीके से पौष्टिक भोजन और सही तरीके से उसके मतलब कि कैसे भोजन के कम से कम व्यर्थ किया जाए, कैसे उसको अधिक से अधिक लोगों तक उसकी पहुंच बनाई जाए, कैसे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाई जाए, इसके लिए जागरूक करने का कार्य कर रहा है फसाई और नंदी फाउंडेशन, जो कि हैदराबाद का एनजीओ है। तो फसाई और नंदी फाउंडेशन दोनों को ये अवार्ड मिला है। हालांकि यहाँ ऑप्शन में सिर्फ फसाई है, तो आप ये नोट डाउन करोगे कि एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नंदी फाउंडेशन और फसाई दोनों को उसके आंदोलन ईट राइट इंडिया के तहत ईट राइट इंडिया आंदोलन के लिए फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार से सम्मानित किया रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित री इमेजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटी पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सम्मेलन में विश्वविद्यालय ने आवश्यक परिवर्तन पर चर्चा की। कैसे परिवर्तन? वो परिवर्तन जो कोविड-19 सिचुएशन के कारण विश्वविद्यालयों में अनिवार्य हो गए हैं। कोविड-19 सिचुएशन की वजह से सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़, सारे के सारे कॉलेज, स्कूल ये सारे बंद हैं अभी। तो कौन से परिवर्तन किए जाएं जिससे ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, बच्चों की पढ़ाई पुनः सुचारू रूप से चल सके, इसी के लिए री इमेजिन एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटी का वैश्विक सम्मेलन आयोजन किया ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने, जिसका उद्घाटन किसने किया? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जो नई शिक्षा नीति भारत में लागू की गई, उसी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और अब पहले रमेश पोखरियाल निशंक को मैं बताता था आपको, ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, लेकिन अब ये हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड टू फार्मिंग थीम के साथ राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र ने एक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया था। उसका भी उद्घाटन किसने किया था? हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड विकसित करने के लिए समझौता किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड विकसित करने के लिए समझौता किया है। क्या इसकी मदद से, नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड की मदद से आईआईटी गुवाहाटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन दोनों मिलकर एक एलईडी लाइट इमर्जिंग डायोड बनाएंगे? एलईडी बल्ब अभी हम देख रहे हैं, इसमें और इफ़िशियंट इलेक्ट्रिसिटी इफ़िशियंट बल्ब बनाने की बात हो रही है, जो नए नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड विकसित हो रहे हैं। और इफ़िशियंट मीन्स कि अधिक उजाला दे, अधिक लाइट दे और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। अभी आपको याद होगा कि शुरुआत में
बल्ब होते थे, तो वो बल्ब 100 वाट के होते थे और लाइट देते थे। फिर CFL आए, CFL 40 वाट के ही थे, लेकिन वो लाइट 100 वाट के बल्ब से ज़्यादा देते थे। फिर अभी LED आ गए, ये 10 वाट के ही हैं और ये 40 वाट CFL और 100 वाट बल्ब से ज़्यादा उजाला दे रहे हैं। तो फिर इसी क्रम में और एफिशिएंट LED बल्ब हों, उसी के लिए नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड विकसित किया जा रहा है इंपीरियल कॉलेज लंदन और IIT गुवाहाटी द्वारा। IIT गुवाहाटी असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत के लिए कोविड-19 टीकों के निर्माण और वितरण को गति देने के लिए गावी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? गावी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गावी एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ कोविड-19 टीके के निर्माण और वितरण को गति देने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने साझेदारी की है। गावी, मैं पूरे क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, कोविड-19 टीकों के निर्माण और वितरण को गति देने के लिए गावी एंड बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत में 3 कंपनियां हैं जो टीके को बना रही हैं। एक जायडस कैडिला जो कि इस समय सेकेंड स्टेज में है, अंडर सेकेंड स्टेज ट्रायल है। पहले स्टेज का ट्रायल उसका कंप्लीट हो चुका है, दूसरे स्टेज का ट्रायल ये कर रहा है। दूसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पूना महाराष्ट्र में है, ये अभी ह्यूमन ट्रायल शुरू करना है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तीसरा है भारत बायोटेक, ये पूरे इंडिया में 12 सेंटरों पे टीके बनाने का कार्य कर रहा है। इसका पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टेज सितंबर में शुरू होगा। तो ये 3 टीके बनाने का काम कर रहा है। इसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कार्य कर रहा है टीके बनाने का, और इसी ने अपने टीके बनने के बाद क्या होना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है, और उसके मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसका पूरे इंडिया में वितरण होना है, यानी कि पूरे इंडिया में वो प्रत्येक व्यक्ति के पास जल्द से जल्द पहुँचे। टीके बनने के बाद 2 प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग और उसका वितरण करना। अब क्या है कि इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गावी और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। गावी क्या है? गावी ये इंटरनेशनल यूनियन है वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के लिए। इसका है 2 हेडक्वार्टर इसके, एक तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, दूसरा वाशिंगटन DC में है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये एक, आप समझ लो कि ये लोगों की मदद करने के लिए एक फाउंडेशन है, और ये लोगों की मदद करता है, पूरे विश्व में ये फेमस है लोगों की मदद करने के लिए। तो इन दोनों संस्थाओं से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ताकि टीके जल्द से जल्द लोगों के पास पहुंच सके, बनने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से हो, उसका वितरण तेज़ी से हो, पूरे भारत के कोने कोने में उसे पहुंचाया जा सके, इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गावी और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी करी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैगन एंडेवर किस अंतरिक्ष कंपनी का यान है? ड्रैगन एंडेवर स्पेस एक्स अंतरिक्ष कंपनी का यान है। स्पेस एक्स ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने पहली बार किसी इंसान को अंतरिक्ष पे ले जाने का कार्य किया है। इसने पहली बार 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ये गई थी। ये कंपनी स्पेस एक्स अपने ड्रैगन एंडेवर से, ये जो दोनों यात्री थे इनका नाम था रॉबर्ट बेहनकेन और डगलस हार्ले, ये नासा के साथ मिलकर कार्य करती है। नासा अमेरिका की अमेरिकन गवर्नमेंट की जो है स्पेस कंपनी है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ड्रैगन एंडेवर ये नासा के साथ मिलकर काम करती है। ये पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्पेस एक्स। ड्रैगन एंडेवर स्पेस एक्स अंतरिक्ष कंपनी का यान है, और इसी से ये पहली बार प्राइवेट 2 लोगों को लेके अंतरिक्ष में गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ICC मेंस के T20 वर्ल्ड कप
2021 की मेज़बानी करेगा। देखो अमूमन जो T20 वर्ल्ड कप होता था ये हर 2 साल पे होता था, लेकिन इसका टर्न 2020 में था। इससे पहले ये 2016 में हुआ, 4 साल का गैप हुआ। 2018 में ये शेड्यूल्ड था, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की वजह से आईसीसी ने घोषणा की कि इस साल ये टाल दिया जा रहा है T20 वर्ल्ड कप, और ये अब होगा 2020 में। 2018 का टला, 2020 में है, और 2020 में इसकी मेज़बानी करनी थी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन की वजह से फिर से ये टाला गया और इसको 2021 में ले जाया गया। 2021 में मेंस T20 वर्ल्ड कप की जो देश मेज़बानी करेगा वो है हमारा प्यारा भारतवर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि फिर दूसरे 2020 में होना था, फिर 2022 में होना था, शेड्यूल्ड है, क्योंकि 2 साल के गैप पे होता है। एक बार गैप हुआ 2018 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की वजह से काफ़ी बिजी शेड्यूल हो रहा था, तो T20 वर्ल्ड कप को टाल दिया था आईसीसी ने उस वर्ष 2018 वर्ष में। 2018 के साल में T20 वर्ल्ड कप टाल दिया गया था आईसीसी द्वारा। अब 20 के बाद फिर 22 में होना था, लेकिन 20 में नहीं हो रहा है, कोविड-19 सिचुएशन की वजह से ये ट्रांसफ़र किया गया 21 में। 20 जो होता वो ऑस्ट्रेलिया मेज़बानी करता, लेकिन 21 में जो होगा उसकी मेज़बानी भारत करेगा। फिर 21 के बाद तुरंत 22 में होगा, क्योंकि 20 के बाद शेड्यूल्ड 22 में था, वो शेड्यूल्ड नहीं हटाया गया। 22 में जो देश मेज़बानी करेगा वो पुनः फिर से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जिसे 2020 की मेज़बानी करनी थी, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन की वजह से ये 2020 का वर्ल्ड कप पोस्टपोन करके गया 2021 में, और मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया से चली गई भारत को। लेकिन 2022 में पुनः मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया को दे दी है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये 78वां वर्षगांठ था भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी, और इसकी घोषणा महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में की थी, और इसी के लिए उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष को जो ब्रिटेन का शासन था, जो इंग्लैंड का शासन था, उससे मुक्त कराने के लिए 8 अगस्त 1942 से चलाया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। करो और मरो का नारा भी इसी आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने दिया था, और इसकी घोषणा की थी इन्होंने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर हैंडलूम मार्का योजना के लिए मोबाइल ऐप और बैकएंड वेबसाइट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? देखो ये मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कपड़ा मंत्रालय द्वारा। हमारी जो कपड़ा मंत्री हैं वो स्मृति ईरानी हैं। क्या है ये बैकएंड वेबसाइट? और बैकएंड जो वेबसाइट हम लगातार यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम पे हम काम कर रहे हैं, हमने अपना उस पर इनपुट डाला, उसका रिजल्ट आ गया, इसमें हम रिजल्ट में कोई फेरबदल नहीं कर सकते। ये क्या होता है? ये होता है फ्रंट एंड वेबसाइट। बैक एंड वेबसाइट, इस पे कस्टमर का इनपुट भी वेबसाइट पर शो होगा। कस्टमर का इनपुट वेबसाइट पे शो होगा, यानी कि जो है कपड़े के बारे में कस्टमर जो जो लिखेगा वो पूरा वेबसाइट पे शो होगा। हमको कैसे कपड़े चाहिए, आप इसमें कैसे और सुधार करो, ये सारी बातें बैकएंड वेबसाइट पे, मतलब जो भी कस्टमर इनपुट देगा वो भी वेबसाइट पे शो होगा। इसी को बैकएंड वेबसाइट बोलते हैं। और जनरली जो वेबसाइट हम यूज़ करते हैं ये क्या होता है? ये फ्रंट एंड वेबसाइट होती है। माई हैंडलूम बैकएंड वेबसाइट का उद्घाटन किया गया और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया। इसमें जो प्रमुख है, इससे पंजीकरण प्रक्रिया को आसानी हो, इसीलिए इसको डिजिटल बनाने के उद्देश्य से ही कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मोबाइल ऐप और बैकएंड वेबसाइट को लॉन्च किया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट ने पूरे भारत में आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है? अभी इंटरनेशनल फ़्लाइटें बंद हैं कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, तो क्या है कि आगे आने वाले समय में ये शुरुआत करी जाएंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये फ़्लाइटें ना चलें।
तो आगे आने वाले समय में ये शुरुआत की जाएंगी। तो पैसेंजर का समय बचाने के उद्देश्य से जो विदेश से पैसेंजर आ रहे हैं उनका समय बचाने के उद्देश्य से एयर सुविधा पोर्टल विकसित करेगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। क्या होगा इसमें? इसमें पैसेंजर अपने डेटा को खुद फिल कर देगा पहले ही, तो फिर उसे एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद मैनुअली फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। कैसे डेटा? कोविड-19 के समय वो किस एरिया में था, क्या उसे कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ था, अगर हुआ था तो कितने दिनों में सही हुआ, सही होने के बाद क्या फिर से उसे दोबारा अटैक हुआ या नहीं, या अगर उसे नहीं हुआ था तो उसके आसपास किसी को हुआ था, उसके फैमिली में किसी मेंबर को हुआ था। इस तरह की सारी जानकारियाँ आपको दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही ऑनलाइन माध्यम से एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रदान करनी होगी अगर आप विदेश से आ रहे हो। यही है एयर सुविधा पोर्टल। इससे क्या होगा, आप दिल्ली में उतरने के बाद आपको कोई मैनुअल फॉर्म नहीं फिलअप करना होगा और पहले से आप किए रहोगे, उसको यहाँ जो ऑफिसर्स होंगे वो चेक करके रखेंगे, फिर आपको अपने इंडिया में जो है हमारे इंडिया में आपको एंट्री दे दी जाएगी अगर आप उनके सारे मानक पे खरे उतरते हो। आपका समय बचेगा और आपको सुविधा भी होगी कि आप कहीं से भी बैठ के इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऑप्शन डी, एयर सुविधा पोर्टल विकसित करने का निर्णय दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने लिया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदनकानन प्राणी उद्यान हाल ही में किस राज्य में स्थित है? नंदनकानन प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदनकानन प्राणी उद्यान उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।